तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद वसी और आज हम कर रहे हैं बेटा हिस्ट्री के पेपर के लिए 10th आईसीएसई का मैराथन का डे 1। ठीक है, पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स जो है स्टार्टअप में पढ़े थे बिल्कुल बारीक टॉपिक से, लेकिन आज हम कर रहे हैं जो आपके बिल्कुल बोर्ड में टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, मेंशन एनी टू इकोनॉमिक फैक्टर्स। यहाँ क्या पूछा है आपका, इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब ये जो आपका क्वेश्चन है बेटा, ये आपका उस चैप्टर में से है जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में है। ठीक है, तो द इकोनॉमिक फैक्टर पूछा है जिससे कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स थे बेटा जिनके कारण इंडिया में नेशनलिज्म फैला था? तो सबसे पहले आता है बेटा, ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर एंड देयर प्राइमरी मोटिव वाज टू गेन फाइनेंशियल बेनिफिट। अब देखो, ब्रिटिशर जब इंडिया में आए थे तो बेटा वो कब आए थे, जब आपका कौन सा मुगल एम्परर चल रहा था। ठीक है, मुगल टाइम चल रहा था। उसके बाद आने के बाद वो खाली यहाँ पे क्या बन के आए थे, ट्रेडर्स बन के आए थे। और ट्रेडर जब वो बन के आए थे उसके बाद उन्होंने क्या करा, यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और लोग भी बहुत सीधे साधे हैं, जिनके कारण क्या हुआ था बच्चे कि इन्होंने यहाँ पे रूल करने की सोची। ठीक है, तो ब्रिटिश जो आए थे बेटा इंडिया में, ट्रेडर्स एज देयर प्राइमरी मोटिव वाज टू गेन फाइनेंशियल बेनिफिट। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन नेसेसिटीज द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज। अब जब बेटे देखो, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज वगैरह बनाई गई थी, ठीक है, तो उनके लिए जरूरी था कि वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराए डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज से, एंड टू सर्च एक्सटेंसिव मार्केट फॉर इट गुड्स आउटसाइड। मतलब जो वो इंडस्ट्री में बनाएंगे उसका मैटर भी लेकर आना है और जो वो बनाएंगे उसे बेचना भी है। तो बेटा इंडिया जो था, इंडिया में उन्हें दोनों चीजें मिली। इंडिया में उन्हें रॉ मटेरियल भी मिला और साथ में क्या हुआ, उन्हें एक मार्केट भी मिली इंडिया में, जहां पे वो अपनी जो चीजें थे उसे हाई प्राइस में बेच सकते थे। दूसरा पॉइंट है बेटा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड ए सिविल सर्विसेज एंड मिलिट्री फोर्सेज एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। मतलब क्या, जितनी भी उनकी मिलिट्री वगैरह थी और जितनी भी उनकी सिविल सर्विसेज वगैरह थी, वो सब कहां से चलती थी, इंडिया के खर्चे से चलती थी, इंडिया के रॉ मटेरियल से। मतलब जो भी चीज वो इंडिया में टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, जितना भी चीज वो करते थे, पैसा उनके पास इंडिया से आता था, क्या वो इंडिया के लिए लगाते थे? नहीं, वो क्या करते थे, अपने आप को एक टाइप से क्या कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। जितनी भी यहाँ से सैलरीज वगैरह, जितना भी इंडिया का पैसा वगैरह था, सब कुछ क्या करा उन्होंने, अपने लिए खर्च किया। अटेम्प्ट वाज मेड टू डिस्ट्रॉय द इंडिजिनियस इंडियन इंडस्ट्री टू एक्सपेंड द पब्लिक डिमांड फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड। दूसरा काम क्या करा उन्होंने, जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी, इंडिया की जितनी भी आर्टिक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट वगैरह इंडस्ट्रीज थी, सबको क्या करा, एक टाइप से अपनी इंडस्ट्री एक्सपेंड करने के लिए सबको खराब कर दिया। व्हाइल हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज वर पुट ऑन इंडियन गुड्स। और मतलब क्या बोला कि अगर आपको इंडिया में कोई चीज बेचनी है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा टैक्स वगैरह लगा दिया, टू रिस्ट्रिक्ट देयर एंट्री इनटू द ब्रिटिश मार्केट। देयर वाज फ्री ट्रेड पॉलिसी फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल और ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ के फ्री में कारोबार कर सकते थे, लेकिन इंडिया वहां से जाकर नहीं कर सकते थे। इंडिया ब्रिटेन में कारोबार वगैरह नहीं कर सकते थे, उन्हें बहुत ज्यादा उस चीज का टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हमसे पूछे थे नेशनलिज्म जगाने में जिन्होंने मदद करी थी, पहला फैक्टर हमें क्लियर हो गया और दूसरा भी हमें क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। name the two presidents under whom the first two session of the Indian National Congress were held। ठीक है, अब जब बेटा पूरी इंडिया की हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ठीक है, अब इंडिया में क्या हो रहा था बेटा कि छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही थी वो क्या हो रहा था, टुकड़ों में बट रखी थी। एक जगह से नेशनलिज्म फैलता है, एक जगह ऑर्गेनाइजेशन बनती है, लेकिन क्या होता है, ब्रिटिशर्स मारपीट के चुप करा देते थे। जब पूरी ऑल ओवर इंडिया को एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी बच्चे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोला गया इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी, जिसमें क्या था, पूरी इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन थी ये। ठीक है, इसके हमें दो प्रेसिडेंट्स के नाम बताने हैं जिन्होंने मतलब फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का करवाया था। तो सबसे पहले बच्चे, द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट हु प्रेसिडाइड द फर्स्ट टू सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आर उमेश चंद्र बनर्जी एंड दादा भाई नारोजी। ठीक है, ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और ये आपका 1 नंबर एमसीक्यू में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेम द नेशनलिस्ट हु सेड स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब क्या कह रहा है बच्चे कि कौन थे
उनका नेशनलिस्ट का नेम बताना है जिन्होंने ये बात बोली थी स्वराज जो है मेरा बर्थ राइट है और मैं इसे आई शैल हैव इट। स्टेट एनी वन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल मूवमेंट, और उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन भी बताना है कि नेशनल मूवमेंट में। तो सबसे पहले बच्चे ये बात किसने बोली थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लोकमान्य इन्हें बोला जाता था और बाल गंगाधर तिलक इनका नाम था। तो स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। वन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट इज दैट ऑर्गेनाइज द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। मतलब एक महाराष्ट्र में इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था ऑर्डर टू ब्रिंग कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, और ये काफी, ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था ये एक टाइप से बहुत बड़ा मास मूवमेंट वगैरह बन गया था, ज्यादातर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग जब बनाई गई थी तो उसके दो ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव थे वो बताने हैं। तो बच्चा टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग, कौन से? दो ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला आता है बेटा टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये जो एक टाइप से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई गई थी कि मुसलमानों को अलग और हिंदूज को अलग कर दो तभी ब्रिटिशर जो थे हम पे राज कर सकते थे। तो अब जो बेटा मुस्लिम लीग का जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि ब्रिटिश सरकार के साथ लॉयल रहना है। क्या करना है? लॉयल रहना है। एंड टू रिमूव एनी मिसकॉन्सेप्शन दैट मे अराइज टू इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू इंडियन मुस्लिम, और कुछ भी ऐसा मिसकॉन्सेप्शन वगैरह जितने भी मुस्लिम्स और गवर्नमेंट के बीच में चल रहे थे उस टाइम पे उन सबको रिमूव करना था। दूसरा, टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड टू रिप्रेजेंट देयर नीड एंड एस्पिरेशन टू द गवर्नमेंट। मतलब मुस्लिम्स के जो एक टाइप से प्रोटेस्ट करना था, ठीक है, मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स को और जो मुस्लिम्स की डिमांड थी उन्हें सरकार के आगे रखना था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ये आपका 2 नंबर में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, स्टेट एनी टू कॉजेज दैट लेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930s। ठीक है, 1930 में जो बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कराया गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कराया गया था, उसके क्या बताने हैं? कॉजेज बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बच्चे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साइमन कमीशन विद नो इंडियन मेंबर एंड द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय व्हाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कमीशन एनग्रेज द एंटायर नेशन। अब बेटा सबसे पहले क्या था, जो साइमन कमीशन में क्या था उसके अंदर कोई इंडियन मेंबर नहीं था। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन था साइमन कमीशन का उसके अंदर कोई इंडियन मेंबर नहीं था। उसके बाद डेथ ऑफ लाला लाजपत राय व्हाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द, और जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनकी उस बीच में मौत हो गई थी। और दूसरा था बच्चे इन द लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरा सिविल डिसोबीडियंस क्यों लॉन्च किया गया था बेटा? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना मोटिव बना लिया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें किसी और की सरकार चाहिए ही नहीं। अब देखो था इंडिया लेकिन राज कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। तो पूर्ण स्वराज में क्या बोला था कि अगर हम इंडियंस यहाँ रहते हैं तो सरकार भी किसकी होनी चाहिए? इंडियंस की होनी चाहिए। तो इन द लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, thus the civil disobedience movement was launched as the first step to fulfill this goal। और इसी गोल को पूरा करने के लिए बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है बेटा चलाया गया था। आई होप ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत, जो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, नेम द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, स्टेट एनी वन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो बेटा इंडिया का लास्ट वाइसरॉय कौन था? ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लास्ट वाइसरॉय कौन था इंडिया का? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे बच्चे वो लास्ट क्या थे? आपके वाइसरॉय थे इंडिया के। डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 न्यू फुल्ली सोवरेन डोमिनियन एज इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947 वन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इन्होंने क्या करा था बेटा? 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री में सेपरेट कर दिया था इंडिया को। किसपे? इंडिया में, और दूसरी कौन सी कंट्री बनी थी? पाकिस्तान, विद इफेक्ट ऑफ 15 अगस्त 1947, जो कि एक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का एक प्रोविजन था।
ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट वाइसरॉय क्या बताया मैंने आपको, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद नेक्स्ट चलता है बच्चे, गिव टू सिमिलैरिटीज बिटवीन आइडियोलॉजीज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दो सिमिलैरिटी थी, क्या इन दोनों चीजों में क्या सेम था नाजिज्म्स और फैसिज्म्स में। ठीक है, अब बेटा टू सिमिलैरिटीज बिटवीन नाजिज्म्स एंड फैसिज्म्स आर डिक्टेटरशिप एंड वन पार्टी रूल, मतलब तानाशाही, एक टाइप से डिक्टेटरशिप की एक ही के पास सारी पावर होगी, और दूसरा वन पार्टी रूल, एक ही पार्टी यहां क्या करेगी, राज करेगी और दूसरी कोई पार्टी नहीं करेगी। दूसरा, बोथ आइडियोलॉजी सपोर्टेड आर डिक्टोरल गवर्नमेंट, मतलब एक टाइप से डिक्टोरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, वेयर और पावर वाज कंसंट्रेटेड इन वन लीडर। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सारी जो पावर होगी वो किसके पास होगी, एक ही के पास होगी, एक ही लीडर के पास होगी, एंड वन पॉलिटिकल पार्टी, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी और कोई अलग पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी। दे अपोज डेमोक्रेसी एंड डिड नॉट अलाउ अपोजिशन पार्टीज, ये डेमोक्रेसी को भी अपोज करती है और कोई दूसरी पार्टी अपोजिशन पार्टी को भी अलाउ नहीं करती। ठीक है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड मिलिट्रिज्म, बोथ प्रमोटेड स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म, मतलब एक टाइप से इनमें इतना नेशनलिज्म होता था कि दोनों के अंदर ही, किसके अंदर, नाजिज्म्स और फैसिज्म्स में क्या सिमिलैरिटी थी कि बोथ प्रमोटेड स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म, बिलीविंग देयर नेशन वाज सुपीरियर एंड शुड बिकम पावरफुल थ्रू मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड एक्सपेंशन, कि हमारा जो नेशन है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है दूसरे नेशन से। ठीक है, और ये और कैसे पावरफुल बन सकता है, मिलिट्री के द्वारा, और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा हमारा नेशन वैसे वैसे और ज्यादा पावरफुल होता चला जाएगा। ठीक है, आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्या क्या था बेटा, दोबारा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सिमिलैरिटी बतानी है नाजिज्म्स और फैसिज्म्स में। सबसे पहला दोनों क्या थे कि भाई टू सिमिलैरिटी, नाजिज्म और फैसिज्म में क्या था, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल, एक ही पार्टी रूल करेगी, कोई अपोजिशन वगैरह नहीं चलेगी। दूसरा, बोथ आइडियोलॉजी सपोर्टेड आर डिक्टोरल गवर्नमेंट वेयर ऑल पावर वाज कंसंट्रेटेड इन वन लीडर, सारी जितनी भी पावर है वो के खाली एक लीडर के पास रहेगी और वन पॉलिटिकल पार्टी वो रहेगी जो कि इस लीडर की ही पार्टी होगी। दे अपोज द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को अपोज करेंगे, एंड डिड नॉट अलाउ अपोजिशन पार्टीज, जैसे इंडिया में है, ठीक है, अपोजिशन पार्टीज है, वैसे वहां पे जो नाजिज्म्स और फैसिज्म्स में क्या आइडियोलॉजी रहेगी, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होगी। बाकी दो और आप लिख सकते हो, यहाँ पे हमें दो ही सिमिलैरिटी पूछी है, ठीक है, तो दो आप कोई से भी दो पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, नेम द कंट्रीज दैट फॉर्म द एक्सिस ब्लॉक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का। ठीक है, कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने एक्सिस ब्लॉक बनाया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले याद रखना, जर्मनी, इटली, जापान वर द कंट्री दैट फॉर्म एक्सिस ब्लॉक ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। आप इसे कैसे याद रख सकते हो, GIJ। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान, इन्होंने क्या फॉर्म करा था, एक्सिस ब्लॉक। समझ आया, जर्मनी, इटली और जापान, GIJ ने क्या बनाया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस ब्लॉक बनाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, एक्सपेंड यूनेस्को। ये आपका 1 नंबर के MCQ में आ सकता है या 2 नंबर में भी पूछ सकता है। एक्सपेंड का मतलब होता है, आपको इसे पूरी तरीके से बतानी, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म बतानी है बच्चे, तो स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला मैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद हो जाएगा। ठीक है, UN से क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन, E से एजुकेशनल, S से साइंटिफिक और C से कल्चरल और O से ऑर्गेनाइजेशन, याद रहेगा। ठीक है, ये 1 नंबर में जरूर आ सकता है आपका इस बार। State any 2 principle of पंचशील इन नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, क्या 2 प्रिंसिपल थे बेटा इस पंचशील के NAM में, नॉन अलाइन मूवमेंट में। सबसे पहला बेटा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और दूसरा नो एग्रेशन, मतलब एक टाइप से न्यूट्रल रहना। ठीक है, तो ये 2 इसके क्या थे, पंचशील के 2 प्रिंसिपल्स थे।
ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है, विथ रेफरेंस टू द यूनियन पार्लियामेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है जो कि सिविक्स में पूछा जाता है। हाउ मेनी मेंबर्स मे बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा एंड राज्यसभा, गिव वन रीजन एज टू व्हाई दे मे बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन वाइज चलते हैं। सबसे पहला जो पार्ट पूछ रखा है बेटा, क्या पूछ रखा है कि कितने मेंबर जो है नॉमिनेट होते हैं लोकसभा से और कितने होते हैं राज्यसभा से, और एक रीजन बताना है कि भाई जो मेंबर नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा से वो क्यों किए जाते हैं, गिव वन रीजन। तो सबसे पहला जो आंसर है बेटा, द 2 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा। कितने मेंबर किए जाते हैं लोकसभा से, 2, जो कि आपके एंग्लो इंडियंस होते हैं। एंड 12 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द राज्यसभा। कितने, ये हमेशा याद रखना, 2 मेंबर्स जो रहेंगे बेटा वो कहां से रहेंगे, लोकसभा से रहेंगे। ठीक है, और 12 मेंबर्स कहां से रहेंगे आपके, राज्यसभा से रहेंगे। 12 मेंबर रहेंगे आपके राज्यसभा से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी, और ये इसके साथ भी आ सकता है। पहला पार्ट क्लियर हो गया कि भाई 2 मेंबर जो रहेंगे लोकसभा से जाएंगे और 12 मेंबर जो है राज्यसभा से जाएंगे। इसका दूसरा पार्ट है रीजन बताना है राज्यसभा से क्यों मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं बेटा। तो सबसे पहला रीजन है, वन रीजन फॉर देयर नॉमिनेशन इज दैट दे आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। ये जो लोग रहेंगे, जो 12 नॉमिनेट किए जाएंगे, अपने फील्ड में एक्सपर्ट रहेंगे, चाहे लिटरेचर हो, साइंस हो, आर्ट हो या फिर सोशल सर्विसेज हो। क्लियर हो गया, 2 नंबर आपके पक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, 3 क्वालिफिकेशन बतानी है जो कि एक मेंबर को रिक्वायर्ड होता है टू बी इलेक्टेड टू द लोकसभा। लोकसभा में अगर इलेक्ट होना है, क्या करना है, लोकसभा में अगर इलेक्ट होना है तो आपको क्या चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सबसे पहला बच्चे क्या चाहिए, अगर आपके से किसी की भी क्वालिफिकेशन पूछी जाए, आपको नहीं पता, सबसे पहले आंख बंद करके एक पॉइंट ही डाल देना है, ही शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कहां का रहने वाला होना चाहिए, कहां का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का। अगर इंडिया में किसी पोस्ट के लिए खड़ा होना तो क्या करना पड़ेगा, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, मस्ट सब्सक्राइब बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक टाइप से उसे ओथ लेनी पड़ेगी या फिर जिसे अफर्मेशन भी बोला जाता है, 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। उसके बाद he she should not be less than 25 years of age, 25 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। he she should not be less than 25 years of age, he she should possess such other qualification जो कि उस टाइम पे पार्लियामेंट में रिक्वायर होगी किसी भी लॉ के अंडर में। ठीक है, समझ आ गया, लोकसभा का समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका 3rd पार्ट, What is meant by the term session। ये आपका 2 नंबर में भी आता है, ये आपका ग्रुप में भी आ सकता है। ठीक है, सेशन का मतलब क्या होता है, और नेम द 3 सेशन ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ, यूनियन पार्लियामेंट की। तो सेशन क्या होता है और कौन से 3 सेशन आते हैं बेटा यूनियन पार्लियामेंट में, वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चे, द टर्म सेशन रिफर्स टू अ मीटिंग ऑफ एन ऑफिशियल बॉडी। सेशन का मतलब होता है जब ऑफिशियल बॉडी की एक टाइप से मीटिंग होती है, स्पेशली जैसे आपका लेजिस्लेचर हो गया, काउंसिल हो गया, कोर्ट ऑफ लॉ, टू कंडक्ट इट्स बिजनेस। आप बताना है बच्चे, द 3 सेशन ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट इंक्लूड, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है आपका बजट सेशन। कौन सा सेशन होता है, जो आपका जनवरी से मई में होगा। उसके बाद दूसरा होता है बेटा मॉनसून सेशन। क्या बोला जाता है, मॉनसून सेशन, जो कि आपका जुलाई अगस्त में होगा। लास्ट आता है आपका विंटर सेशन, जो कि आपका नवंबर दिसंबर में होगा। आपके 10 नंबर पूरे पक्के इस क्वेश्चन के लिए, अगर आपने ये तीनों पार्ट अच्छे से कर दिए। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ था। हाउ मेनी मेंबर्स में बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा एंड राज्यसभा, बता दिया भाई हमने। 2 मेंबर जो रहेंगे लोकसभा से, 12 जो रहेंगे राज्यसभा से। पूछ रहा है क्यों नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा से, क्योंकि भाई ये जो रहेंगे, जितने भी 12 मेंबर रहेंगे, ये अपनी अपनी फील्ड में माहिर होंगे, साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज।
पहला नंबर क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है क्वालिफिकेशन पूछ रहा है लोकसभा के लिए, भाई इंडिया का मेंबर होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, और मस्ट सब्सक्राइब बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियन एंड ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओथ लेनी पड़ेगी एक टाइप से उसे। तीसरा क्या कह रहा है, शुड बी लेस देन 25 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, और पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड इन द बिहाफ बाय अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट ने लॉ वगैरह बनाया है उसके अंडर में जो भी पूछा जाएगा वो देनी पड़ेगी। थर्ड क्या कह रहा है कि भाई सेशन क्या होता है, सेशन जो होता है बेटा मीटिंग होती है, ऑफिशियल बॉडी जो होती है हमारी, ठीक है, स्पेशली लेजिस्लेचर, काउंसिल या कोर्ट ऑफ लॉ टू कंडक्ट इट्स बिजनेस। 3 सेशन कौन कौन से होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बेटे बात करते हैं, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन दे रखा है क्या दे रखा है, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। याद रखना, ये चीज याद रखना, क्वेश्चन में ही आंसर है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। इन दिस कॉन्टेस्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसी के बिहाफ पे हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन्हें करना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, स्टेट एनी 3 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या दे रखा है, क्वालिफिकेशन बतानी है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। स्टेट 3 फंक्शन ऑफ द, इसके 3 फंक्शन बताने हैं वाइस प्रेसिडेंट के, क्या करेगा। तीसरा, ब्रीफली एनी 2 लेजिस्लेटिव एंड 2 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या था, क्वालिफिकेशन पूछी थी, क्या पूछा था, क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले बेटा ही शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। भाई कोई भी क्वालिफिकेशन पूछे नहीं पता, सबसे पहली लाइन क्या आएगी, सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। एंड हैव कंप्लीटेड मोर देन 35 इयर्स ऑफ एज, 35 साल पूरे होने चाहिए जिंदगी के। हैव कंप्लीटेड मोर देन 35, 35 साल से ज्यादा एज। He she should not hold any office of profit, उसका कोई अगर सरकारी प्रॉफिट के अंडर में कोई प्रॉफिट ऑफिस नहीं होना चाहिए। लास्ट क्या कह रहा है, must be qualified for election as a member of राज्यसभा एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। वो काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे बोला जाता है कि भाई जिसे वाइस प्रेसिडेंट बनना है उसे क्या होना चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, मेंबर ऑफ द राज्यसभा के लिए भी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तब जाकर वो क्या बनेगा, प्रेसिडेंट। क्लियर हुआ, हाँ भी क्लियर हुआ। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 फंक्शंस, कितने बताने, 3 फंक्शन बताने। 3 फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो रहेगा बेटा एक्स ऑफिस चेयरमैन रहेगा काउंसिल ऑफ स्टेट का। ही मे कास्ट हिज वोट व्हेन देयर इज अ टाई, जब टाई होगा तो वो अपना वोट जिसकी तरफ करेगा वो जीत जाएगा। उसके बाद ही रिप्रेजेंट द काउंसिल ऑफ स्टेट ऑन सेरेमनी ओकेजन, जब भी कोई सेरेमनी वगैरह सेरेमनी ओकेजन वगैरह रहेगी काउंसिल ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। किसे, काउंसिल ऑफ स्टेट को, राज्यसभा को रिप्रेजेंट करेगा। एंड एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ वैकेंसी। He protect the right and privilege of the member of the council of the state। राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट कौन करेगा, आपका वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया, ठीक है, आराम से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था उसका, 3 briefly any 2 legislative and 2 executive power। लेजिस्लेचर, भाई हमारी जो गवर्नमेंट है 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव साथ मिलकर काम करते हैं, जुडिशरी सेपरेट बॉडी हो जाता है जो आपको न्याय दिलाता है। तो इसमें हमें इसके लेजिस्लेटिव पावर बताने हैं और आपके एग्जीक्यूटिव पावर बताने हैं। चलो देखते हैं। टू लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट किसके पूछे हैं, पावर टू समन एंड प्रोग्यू पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, मतलब ये बैठक को बुला भी सकता है और उसे खत्म भी करा सकता है। ठीक है, समन एंड प्रोग्यू पार्लियामेंट और डिसॉल्व भी कर सकता है लोकसभा को। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन एंड प्रोग्यू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड टू डिसॉल्व द लोकसभा। दूसरा, प्रीवियस सेंसेशन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एक्सपेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट।
ठीक है, मनी बिल कब रिकमेंड किया? जब तक रिकमेंडेशन कौन नहीं देगा, प्रेसिडेंट नहीं देगा, तब तक मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सिमिलरली अ बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, कि भाई नया स्टेट बनाना है, और ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन हिज ऑन रिकमेंडेशन, ये भी इसके रिकमेंडेशन पे ही जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई इसकी कौन सी, लेजिस्लेटिव पावर। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। किस चीज की? एग्जीक्यूटिव पावर की। हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट जो रहेगा भाई हेड होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आर इश्यूड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जाएंगे सब किसके नाम पे जाएंगे? प्रेसिडेंट के नाम पे। यूनियन गवर्नमेंट में गिव नेसेसरी डायरेक्शन एज स्टेट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ओवर स्टेट इज कंप्लीट। क्या कह रहा है बच्चे? प्रेसिडेंट रूल में कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट का वो स्टेट के ऊपर पूरा रहेगा। समझ आ गया? ये आपको कितने 10 नंबर आराम से दिला देगा ये क्वेश्चन। क्या क्या था? ठीक है, सबसे पहला क्वालिफिकेशन हमने बता दी, दूसरा क्या फंक्शन हमने बता दिए, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर हमने प्रेसिडेंट की बता दी। कोई दिक्कत है? बिल्कुल ही इजी कॉन्सेप्ट में है। अब देखो जुडिशरी आ गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, आवर जुडिशियल सिस्टम हैज अ सुप्रीम कोर्ट एट इट एपेक्स followed by the high court and other subordinate court in the light of the statement explain the following। ठीक है, अब देखो यहां बात किसकी करनी है हमें? सुप्रीम कोर्ट। किसके बिहाफ पे जवाब देना है? सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ। 3 टाइप ऑफ केस इन विच द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। 3 टाइप के केस बताने हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट जो है बेटा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दे सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। 3 टाइप के केस आपको बताने हैं। ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। ठीक है, जब डिस्प्यूट चल रहा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो स्टेट्स के साथ या फिर अलग अलग वन और मोर स्टेट्स में। ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड। मतलब एक साइड में 2 स्टेट है, 3 स्टेट है, दूसरे साइड में भी 2-3 स्टेट है, उनके बीच का मैटर भी कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सरकार और स्टेट के बीच में भी कोई दिक्कत होगी तो कौन सुलझाएगा? डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट। अगर खाली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ना हो और खाली 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स में भी डिस्प्यूट हो रहा हो तो कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन सुलझाएगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? दूसरा, 3 ways by which the constitution ensure that independence of the judiciary। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी लेता है कि भाई जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल भी आ सकता है या फिर ग्रुप में भी आ सकता है। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है भाई, ये जो जुडिशरी हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी, कैसे है ये बताना है। 3 ways by which the constitution ensure the independence of the judiciary। तो द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, जजेस कौन अपॉइंट करेगा? लाइन बाय लाइन पढ़ो। जजेस आर अपॉइंटेड बाय द he has to consult the senior judge। the salaries and perks of the judge cannot be changed। जो सैलरीज वगैरह है कोई भी चेंज नहीं होएगा। इन केस अगर वहां कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी होगी तो वो उसके ऊपर हो सकता है, अगर कोई इमरजेंसी नहीं होगी तो कोई चेंज वगैरह नहीं आएगा। टू देयर डिसएडवांटेज अनलेस देयर इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब तक पैसों को लेकर कोई इमरजेंसी नहीं है, इनकी सैलरीज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। The judge have complete freedom to announce their decision। जज के पास पूरा क्या है? कंप्लीट फ्रीडम है अपने डिसीजन को अनाउंस करने का। एंड डिस्कस इन द कोर्ट चैम्बर, और इसे डिस्कस भी कर सकता है वो। कोई दिक्कत? कोई पॉइंट ऐसा जो समझ ना आया हो? पहला पॉइंट क्या कह रहा है? जज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही शी हैज टू कंसल्ट द सीनियर जज। उसके बाद क्या कह रहा है? सैलरीज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक फाइनेंशियली इमरजेंसी ना हो कोई। तीसरा क्या कह रहा है? जब जज के पास पूरी इंडिपेंडेंस होती है अपना डिस्कशन, मतलब एक टाइप से टू अनाउंस देयर डिस्कशन, क्या वो डिस्कस कर रहे हैं और वो क्या डिस्कशन कर सकते हैं कोर्ट चैम्बर्स के साथ भी। क्लियर हुआ है भाई? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एडवाइजरी एंड रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी और रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलो देखते हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या रहेगा बेटा, द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट। एडवाइजरी से क्या समझ आ रहा है, एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहेगी एडवाइज द प्रेसिडेंट, जब भी प्रेसिडेंट पूछेगा किसी मैटर। हाउएवर दिस एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, लेकिन ये जो एडवाइस मिली खाली एडवाइस के तौर पर मिलेगी, प्रेसिडेंट इसमें बाउंड नहीं है कि उसे वो एडवाइस करनी ही करनी है। क्लियर हुआ, प्रेसिडेंट बाइंड नहीं है। रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन में द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू ऑन इट्स ओन जजमेंट, मतलब जो उसने फैसला सुनाया है उसे रिव्यू भी कर सकता है। क्लियर हुआ, अभी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, numerous cause gave rise to first world war of independence first war of independence, सॉरी वर्ल्ड वॉर नहीं, वॉर। ठीक है, काफी ज्यादा जो बेटा कॉज थे जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी जिनके कारण, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस लेड टू सेवरल चेंजेस। वॉर हुई, उसके बाद क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इन दिस कॉन्टेस्ट आंसर द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे आपको क्या बताना है, वॉर हो चुकी है, वॉर के बाद जो कॉजेज आए उनके कॉजेज वगैरह जो है, कॉन्सिक्वेंसेस जो है, उससे आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने। सबसे पहला क्या दे रखा है बेटा, आप देखो यहाँ पे पॉलिटिकल, एक्सप्लेन एनी थ्री पॉलिटिकल कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। हाँ भाई, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ठीक है, अलग अलग सारे कॉज थे, यहाँ पे किससे रिलेटेड पूछे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, जैसे आपका सब्सिडी अलायंस वगैरह। ठीक है, देखते हैं, चलो पहला पार्ट कवर अप करते हैं। थ्री पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ध्यान से सुनो। लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मेड द ब्रिटिश वेरी अनपॉपुलर। लॉर्ड डलहौजी जो थे बेटा, उनकी पॉलिसीज और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब देखो सुनो, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। हाँ भाई, क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? हाँ, अब देखो बेटा क्या रहेगा, जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था वो ये था, ये एक टाइप से स्टेट्स को कब्जाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने तरीके निकाले थे। ठीक है, तो उसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था, जिसमें क्या था, अगर किसी स्टेट के राजा का कोई सगी औलाद नहीं है, मेल हायर नहीं है, तो उसके मरने के बाद, उस राजा के मरने के बाद डायरेक्टली उसका स्टेट कहां चला जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास। जिसके कारण क्या हुआ था बेटा, ब्रिटिशर जो थे बहुत अनपॉपुलर हुए थे। द रूलर ऑफ डिफरेंट स्टेट बिकम बिटर एनिमीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। भाई जिनकी सगी औलाद नहीं थी, उनका तो पूरा राज्य कहां जा रहा है, साम्राज्य ब्रिटिशर्स के पास। बिना कुछ करे ब्रिटिशर्स उनकी जितनी भी उनकी मेहनत वगैरह है, जो अपने राज्य के लिए वो लेकर आए हैं, जितनी उन्होंने मेहनत करी थी, वो सारा कौन ले लेगा एक मिनट में, ब्रिटिशर्स ले लेगा। तो जिसके कारण क्या हुआ था, जब ये पॉलिसी लाई गई तो काफी ज्यादा जो वो थे, डिफरेंट रूलर्स थे, डिफरेंट स्टेट्स थे, उनके क्या बन गए थे, दुश्मन बन गए थे ब्रिटिशर्स के। पहला कॉज क्लियर हुआ, पहला कॉज क्लियर हुआ, लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसीज ऑफ एनेक्सेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दूसरा कॉज था बेटा, द ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू ग्रांट पेंशन टू नाना साहिब। नाना साहिब को पेंशन देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो क्या थे, पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे। कौन थे, पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे। दिस एक्ट ऑफ द ब्रिटिश टर्न नाना साहिब इनटू अ स्ट्रॉन्ग एनिमी ऑफ द ब्रिटिश। आगे जाकर जो है ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग एनिमी जो थे ये बन गए थे। कौन, नाना साहिब। क्यों बने थे, क्योंकि उन्हें पेंशन देने से मना किया था। क्लियर हुआ है भाई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या लिखना है बेटा, इन 1849, कब की बात हो रही है, 1849 की। लॉर्ड डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर बहादुर शाह हिज सक्सेसर वुड नॉट बी परमिटेड टू यूज द रेड फोर्ट एज देयर प्लेस। यहाँ पे मुगल एम्पायर भी था उस टाइम पे, तो बहादुर शाह जफर के बाद क्या बोला गया कि उनके जो सक्सेसर हैं, मतलब एक टाइप से उनके जो घर वाले हैं, उन्हें रेड फोर्ट से क्या हटा दिया गया कि भाई वो रेड फोर्ट में नहीं रहेंगे।
इन 1856 49 में उन्होंने ये करा। 56 में लॉर्ड कैनिंग अनाउंस दैट द बहादुर शाह सक्सेसर विल नॉट बी अलाउड टू यूज द इंपीरियल टाइटल, क्योंकि भाई मुगल एम्पायर से थे, इंपीरियल टाइटल इनके आगे यहाँ लगाया जाता था, तो उस टाइटल से भी इन्हें हटा दिया गया, ठीक है, विद देयर नेम्स। दिस एनकरेज द मुस्लिम, कॉन्सिक्वेंटली बहादुर शाह बिगेन प्लॉटिंग कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश। इससे क्या हुआ बेटा, एक टाइप से हेट फैला ब्रिटिशर्स के खिलाफ। समझ आ गए तीनों पॉलिटिकल कॉजेज, कोई दिक्कत? ये 3 इजी कॉन्सेप्ट है जो आप लिख सकते हो, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा, इमीडिएट कॉज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। सेपरेटली भी आ सकता है, ठीक है, और पूरा वैसे भी आ सकता है। इमीडिएट कॉज क्या था, जितने भी रिलीजियस कॉज थे, सोशियो इकोनॉमिक कॉज थे, आपका जितने भी सेंटिमेंट्स वगैरह थे, सब इंडियंस सह रहे थे। इंडियंस क्या कर रहे थे, चल कोई नहीं जाने, कोई बात नहीं जाने। अब एक दो जगह मारधाड़ होती भी थी, लड़ाई वगैरह होती भी थी, तो वो शांत हो जाता था मैटर। लेकिन एक गलती ब्रिटिशर्स ने ऐसे कर दी, जो इस चिंगारी को आग में बदल दिया गया, एक चिंगारी ऐसी लगी। तो उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में आता है बेटा इमीडिएट कॉज में, इमीडिएट कॉज ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल इन द आर्मी, ठीक है। अब बेटा एक एनफील्ड राइफल लाई गई, क्या लाई गई, एनफील्ड राइफल से पहले क्या था बच्चे की, एक इनके यहाँ गन थी ब्राउन प्रेस, क्या थी, ब्राउन प्रेस वगैरह करके थी। उसमें क्या होता था बेटा, वो बंदूक तो थी, उसके अंदर क्या आता था, एक लॉन्ग स्टिक आती थी ऐसे, पहले आपको बारूद डालना पड़ेगा, गन पाउडर डालना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गोली डालनी पड़ेगी, उसकी जो बुलेट होगी, और फिर इससे वो करना पड़ेगा। इतनी देर में क्या होता था बेटे, सामने वाला ब्रिटिशर्स को ठोक के चला जाता था, वो बेचारे बंदूक ही भर रहे हैं, ठीक है। उसको रिप्लेस करके लाया गया एनफील्ड राइफल, ये एक बार में 2 गोली निकाल सकती थी, आराम से लोड होके, ठीक है। अब एनफील्ड राइफल जब लाई गई बेटा, पहले के टाइम पे क्या था, बुलेट और गन पाउडर दोनों अलग अलग थे। तो इसमें क्या था कि इसमें बुलेट और गन पाउडर दोनों एक साथ था, ठीक है। और इसके लिए क्या करना पड़ता था बच्चे कि मुंह से उसे क्या करना पड़ता था, मुंह से उसे हटाना पड़ता, काटना पड़ता, तब जाके वो उसके अंदर डलता था, एनफील्ड राइफल में डाला जाता था। अब मुंह से बाइट करके करना पड़ता था, तो अब ये बोला जाता था कि वो जो बाइटिंग का जो था ऊपर का हिस्सा, जो कार्टेज का, वो क्या था, वो काव और पिग के फैट से बना हुआ था। किससे बना हुआ था, भाई काव जो है रिलीजियस रखती है हिंदुइज्म में, और मुस्लिम्स में पिग अच्छा नहीं माना जाता, तो दोनों के ही रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए इससे कि भाई ये तो धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं हमारा, ठीक है। बिकॉज टू लोड द राइफल द सिपोई हैड टू बाइट द कार्टेज ओपन टू रिलीज द पाउडर, ठीक है। द ग्रीस यूज्ड दिस कार्टेज वाज रूमर्ड टू बी मेड ऑफ काउ एंड पोक फैट। समझ आया, किससे बना हुआ था ये, पोक पिग को ही बोला जाता है, ठीक है। Which enraged the Hindus and the Muslims, मंगल पांडे। अब जिससे क्या हुआ बेटा, दोनों के एक रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए। अब बैराकपुर में एक ब्राह्मण सोल्जर थे जिनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था, मंगल पांडे था, भाई ब्राह्मण सोल्जर थे। उन्होंने क्या करा कि भाई मैं तो नहीं चला सकता इस इमेज किसे, एनफील्ड राइफल को, क्योंकि भाई ये जो बनी है इसके लिए काऊ और पोक का फैट इस्तेमाल हुआ है, मैं तो नहीं चलाऊंगा। तो उससे क्या हुआ, मंगल पांडे रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। Was the first Indian soldier who revolted the firing at the British officer and sparked the great। उस रिवोल्ट को चिंगारी लगा दी और वो चिंगारी आग में बदल गई। समझ आया इमीडिएट कॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चे, State any 4 changes in the administration of the British government as consequence of the revolt। जब आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या चेंजेस करे,
ब्रिटिश सरकार ने। हालांकि पूरी तरीके से हम लोग आजाद नहीं हो पाए थे। क्यों आजाद नहीं हो पाए थे? क्योंकि कुछ ही हिस्सों में जो है रिवोल्ट उठा था। क्या हुआ था? कुछ ही हिस्सों में रिवोल्ट उठा था। अब ब्रिटिशर्स ने क्या क्या चेंजेस किए ताकि आगे ऐसा रिवोल्ट ना उठे? हालांकि रिवोल्ट तो उठना ही था भाई, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी? स्वराज चाहिए था, हमें आजादी चाहिए थी। तो इसलिए, लेकिन उसके बावजूद भी रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत, ठीक है। अब तो ऐसा इतना बड़ा रिवोल्ट दोबारा ना हो, उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ चेंजेस की। क्या की? कुछ चेंजेस की, ठीक है। क्या क्या किया देखते हैं। 4 चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले बेटे, क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड इन हर प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट एनेक्स द इंडियन स्टेट। जैसे वो इंडियन स्टेट्स को हड़प रहे थे, सब्सिडरी अलायंस लगा के, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के, जो छोटा स्टेट होगा उससे क्या करते थे? लड़ाई करके, कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट एनेक्स द इंडियन स्टेट। दूसरा, ट्रीटीज एट द प्रिंसेस हैड कॉन्क्लूड विद द कंपनी वुड बी ऑनर्ड। जितने भी राजकुमार वगैरह ने, जितने भी राजाओं ने, प्रिंसेस ने ट्रीटीज वगैरह साइन कर रखी है, वो उन सबको मानते हुए चलेंगे, ऑनर करेंगे उनका। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई इंडिया को, जैसे इंडिया के स्टेट्स को हड़पा जा रहा था वैसे नहीं किया जाएगा, और जितनी भी ट्रीटीज वगैरह साइन थी सबका ऑनर किया जाएगा, आदर किया जाएगा कि हाँ ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। उन्होंने उसके बाद क्या करा भाई? राइट सी बात है, अब रिवोल्ट ऑफ 1857 एक किसकी वजह से? सिपाही की वजह से ही तो स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम था मंगल पांडे। तो उन्होंने क्या करा? रीऑर्गेनाइज की अपनी आर्मी। द पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड काउंटर चेक, कि भाई चेक होता रहेगा कितने इंडियन सोल्जर है, कितने कितने ब्रिटिश सोल्जर है, ठीक है। वॉज अडॉप्टेड रिगार्डिंग मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रोपोर्शन ऑफ द ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर वॉज इंक्रीज। ब्रिटिश टू इंडियन मतलब ब्रिटिश सोल्जर बढ़ा दिए गए, इंडियन सोल्जर कम कर दिए गए। द जनरल पॉलिसी इन दिस रिगार्ड वाज दैट द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर शुड नॉट एक्सीड ट्वाइस दैट द यूरोपियन ट्रूप्स। मतलब क्या होनी चाहिए? इंडियन सोल्जर ट्वाइस नहीं होने चाहिए यूरोपियन ट्रूप्स के, मतलब दुगने नहीं होने चाहिए यूरोपियन से। क्लियर हुआ? तीसरा क्या कह रहा है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट नाउ टुक अप अ न्यू एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट। द एक्ट ऑफ 1858 एंडेड एट ड्यूलिज्म इन कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर्स एंड मेड द क्राउन डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। ब्रिटिश सरकार ने क्या करा? पहले क्या होता था? बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। बीच में कौन थी? इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर जो क्राउन तक पहुंचेगी। अब डायरेक्टली हैंड ओवर किसके कर दिया गया? जो वहां का ब्रिटेन की रानी थी, ठीक है। डायरेक्टली वहां से ऑर्डर आया करेंगे इंडिया में। क्लियर हुआ? द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ऑफ द कंपनी नेमली बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर पावर वर एबॉलिश्ड दिस पावर। मतलब जितने भी बीच के पावर्स थे कंपनी, वो इंडिया और क्राउन के बीच में, राजा ब्रिटेन की राजा के बीच में, रानी के बीच में, सबको एबॉलिश कर दिया गया कि खाली डायरेक्टली ब्रिटेन से ऑर्डर आएगा। were transferred to a British cabinet minister known as the secretary of the state। जितने भी ये सारे औहदे थे किसे दे दिया गया? ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर को, जिसे क्या बोला जाता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। The Quit India Resolution in 1942 was one of the final call by Gandhi for the British to leave India। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था बेटा, एक टाइप से क्या था? फाइनल कॉल था गांधी जी का, किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए, कि भाई भारत छोड़ो। मूविंग टुवर्ड इंडिपेंडेंस, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान वाज सिग्निफिकेंट एंड द कॉन्टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहला, क्या 2 रीजन थे लॉन्चिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था? सबसे पहला आता है इसमें बेटा, 2 reason for the launching of the Quit India movement। सबसे पहला था क्रिप्स मिशन had failed। जो क्रिप्स मिशन था वो फेल्ड हो चुका था। It seemed that the British government was unwilling to grant self government to Indians। कि कभी भी सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार सेल्फ गवर्नमेंट नहीं देगी किसको? इंडियंस को। The Congress had to do something about this। कांग्रेस को कुछ करना था इसके लिए। In 1940 at Lahore, the Muslim League had officially declared their demand for a separate Pakistan। दूसरा क्यों?
मुस्लिम लीग ने ये डिमांड कर दी थी कि हमें सेपरेट कंट्री चाहिए हम मुस्लिम्स के लिए, पाकिस्तान। द लीडर डिक्लेयर्ड दैट द मुस्लिम इन इंडिया वुड नॉट गेट जस्टिस फ्रॉम द कांग्रेस, कि कांग्रेस से हमें सही से जस्टिस नहीं मिल पा रहा, हम अपने लोगों का खुद ही जस्टिस करेंगे, इसलिए हमें क्या चाहिए, सेपरेट कंट्री चाहिए। दिस इंटेंसिफाइड हिंदू मुस्लिम रिलेशन, इससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट बढ़े हिंदू मुस्लिम के रिलेशन में, और ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, यही चाहिए था। दूसरा क्या कह रहा है बेटे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 effects क्या of the Quit India launched by the Gandhi in 1942 that was significant the last phase of national movement of India। क्या 3 इफेक्ट पड़े क्विट इंडिया मूवमेंट के जो कि गांधी जी ने लॉन्च किया था, ठीक है, और ये क्या था, लास्ट फेज था नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया का। देखते जरा, 3 effects of Quit India movement launched by Gandhi in 1942. The Quit India movement demonstrated the depth of nationalistic feeling. The movement exhibited the depth of nationalistic feeling and made the British realize that the day of their domination in India were numbered. नेशनलिज्म जो था लोगों के दिल में बस चुका था, अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनके दिमाग में एक चीज बैठ चुकी थी कि हमारा मेन दुश्मन है ब्रिटिशर्स और हमें इन्हें यहाँ से निकालना है। ब्रिटिशर्स को भी ये पता चल गया था कि जो उनका डोमिनेशन है इंडिया में वो कुछ ही दिन का रह गया है। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया फॉट टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिश। पहला इफेक्ट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया पहला इफेक्ट, हाँ भाई क्लियर हो गया, ठीक है। सेट बैक टू ब्रिटिशर, द ब्रिटिश ऑफिशियल हैड नाउ रियलाइज दैट ब्रिटिश वुड नॉट बी एबल टू रिटेन देयर होल्ड ऑन इंडिया, कि भाई अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो और दिनों तक इंडिया को होल्ड करके नहीं रख सकते, इंडिया पे अपनी नहीं चला सकते, क्योंकि लोगों के दिल में अब बैठ चुका था एक नेशनलिस्टिक फीलिंग ऐसे जाग गई थी कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। दूसरा, पैरेलल गवर्नमेंट। अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द इमर्जेंस ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट इन भिलाई इन यूपी एंड मिदनापुर इन बंगाल एंड सतारा इन महाराष्ट्र। यहाँ की अलग ही सरकार चलाई जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, लास्ट, फोर क्लॉजेज ऑफ द माउंटबेटन प्लान ऑफ 1947। माउंटबेटन कौन थे बेटा, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, हु वाज माउंटबेटन, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उनका जो वो था 1947, 4 क्लॉज बताने हैं माउंटबेटन प्लान के। 4 क्लॉज में क्या था बेटा, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब टू बी बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ देयर लेजिस्लेटिव असेंबलीज, डिवाइड ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया पहले ब्रिटिश इंडिया बन चुका था कि भाई अब उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इंडिया और पाकिस्तान। द प्रिंसली स्टेट वर गिवन फ्रीडम टू जॉइन अदर इंडिया और पाकिस्तान, लोगों को छूट दी जाएगी चाहे वो इंडिया चले जाए चाहे वो पाकिस्तान चले जाए। A boundary commission would be set up to mark out boundaries when and where required, और एक बाउंड्री कमीशन सेटअप की जाएगी जहाँ की बाउंड्री लगाएगी जहां भी जरूरी रहेगी। क्लियर हुए इतने क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या हुई आगे। थैंक यू। तो बेटा आज के लिए इतना ही। जितने भी ये टॉपिक थे सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। क्या थे? इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि बोर्ड में आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। बाकी आप लोगों की किस्मत है, अगर नहीं आए तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता।